हाँ सुप्रिया जी। हाँ सर। कुछ कहना चाह रही हैं आप? क्या सर? हमने कहा कुछ कहना चाह रही हैं। नहीं सर। अच्छा अच्छा, सुनाई दे रहा स्पष्ट? यस सर। चलिए तो इसने क्या किया, रुपया और दाम, रुपया किसका था, चांदी का, और दाम तांबे का, ये दो सिक्के इसने चलवाए थे। ठीक है, इसके साथ साथ इसने काफी लोगों के काम यानी कि जनता के लिए काफी कार्य किए थे, जिसमें इसने सराय का निर्माण कराया था। सराय का निर्माण यह हिंदू मुसलमान दोनों प्रकार के यात्रियों के लिए ठहरने का स्थान होता था। इसने पूरी साम्राज्य में 1700 सरायों का निर्माण कराया, जिसमें एक मेरा खेता सराय भी है। खेता सराय, ठीक है, यह भी एक सराय पहले था। इसका निर्माण किसने करवाया? 1700 सराय। ठीक, इसके साथ साथ इसने सड़कों का निर्माण करा, जो जिसमें 4 प्रमुख सड़कें थी। एक सड़क आपकी जिसको जीटी रोड के नाम से जाना जाता है, ग्रांड ट्रंक रोड, यह सड़क चलती थी बंगाल के सोनार गांव से। ठीक है, और यह वहां से होते हुए कहां चलती थी? पश्चिम में अटक तक। ठीक, एक सड़क ये थी। दूसरी सड़क इसकी आगरा से लेकर, आगरा से दक्षिण में महाराष्ट्र के पास में बुरहानपुर, एक सड़क ये थी। दूसरी सड़क इसने आगरा से लेकर, आगरा से चित्तौड़गढ़ तक। ठीक है, और एक सड़क इसने तैयार कराई थी लाहौर से मुल्तान तक। लाहौर से मुल्तान तक। ठीक है, तो मुद्रा के क्षेत्र में इसने रुपया और दाम। ठीक है, सड़कों के क्षेत्र में ये महत्वपूर्ण पहली सड़क अटक से लेकर सोनारगांव तक। ठीक है, और उसके बाद जो प्रमुख सड़कें थी उसको आपके दिमाग में रहे तो ठीक है, ना रहे कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन पहली नंबर की सड़क आपके दिमाग में रहनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपके न्याय के क्षेत्र में, न्याय के क्षेत्र में न्याय की व्यवस्था, इसकी कठोर व्यवस्था इसने लागू किया। ठीक है, यह स्वयं जो है बुधवार को अपने मजलिस में बैठकर, सभा में बैठकर यह न्याय करता था बुधवार के दिन। और इसने सुल्तान ये अदल नाम की उपाधि धारण की। सुल्तान ये अदल नाम की उपाधि धारण की थी। न्याय व्यवस्था अत्यंत कठोर था। जुर्माने के साथ साथ मृत्युदंड, अंग विच्छेदन, ये सब प्रक्रिया का पालन किया जाता था, दिया जा सकता था। ठीक है, न्याय व्यवस्था इसकी अत्यंत कठोर थी। और इसके विषय में अब्बास खां शेरवानी कहता है कि न्याय व्यवस्था इतनी कठोर थी कि अगर ये जरा जीर्ण वृद्ध या वृद्धा, ठीक है, अपने सर पर सोने की टोकरी लेकर भी साम्राज्य के किसी भी स्थान से गुजर जाए तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि वह उस सोने की टोकरी को छीन ले या चोरी कर ले। ठीक है, यह इसने न्याय प्रक्रिया का इस तरीके से इसने कठोरता के साथ सुनिश्चित किया था। तो न्याय व्यवस्था, मुद्रा व्यवस्था, भू राजस्व व्यवस्था और सैन्य व्यवस्था में इसने घोड़ों को दागने की प्रथा को जारी रखा। घोड़ों को दागने की प्रथा को जारी रखा। अब्बास खां शेरवानी लिखते हैं कि यह बुद्धिमत्ता में दूसरा हैदर था। जैसे हैदर अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया था, उसी तरीके से इसको दूसरे हैदर के नाम से इसने पुकारा। किसने? अब्बास खां शेरवानी ने। अब हम शेर शाह सूरी के विषय में जो महत्वपूर्ण बातें थी, महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं, जो तथ्य हैं, उसको हम लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ लिया। इतना तैयार कर ले जाएंगे तो शेर शाह सूरी कंप्लीट हो जाएगा, कहीं कुछ शेष
नहीं बचेगा। ठीक है, अब द्वितीय अफगान के बाद फिर मुगल साम्राज्य आपका देखते हैं 23 जुलाई 1555 को हुमायूं पुनः सत्ता पर बैठता है और जनवरी 1556 तक वह सत्ता में रहता है। फिर दीन पनाह की सीढ़ियों से गुजरता हुआ वह जा रहा था, वहाँ लड़खड़ाकर गिरता है और गिरने के बाद उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। हाँ, एक चीज़ और थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसने स्थापत्य के क्षेत्र में, वास्तुकला के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य किए थे। ठीक है, इसने पहला उत्तर पश्चिम दिशा में, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में रोहतासगढ़ नामक दुर्ग की स्थापना की। रोहतासगढ़ दुर्ग की स्थापना की। दूसरा, इसने दिल्ली में पुराना किला बनवाया, पुराना किला का निर्माण कराया है। तीसरा, इसने सहसाराम में स्वयं का मकबरा, यह मकबरा एक बगीचे में, ठीक है, तालाब मतलब बगीचे के मध्य में, बगीचा चारों तरफ और उसके मध्य में यह मकबरा निर्मित किया गया है। इस मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है। ठीक है, ताजमहल जो मकबरा शाहजहां ने बनवाया था उसका पूर्वगामी किसको माना जाता था? सहसाराम में इसके मकबरे को। तो तीन आप महत्वपूर्ण वास्तुकला के क्षेत्र में देखिएगा, रोहतासगढ़ का दुर्ग, दिल्ली में पुराना किला और सहसाराम में स्वयं का मकबरा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट मुगल बादशाह पे आते हैं, अकबर। इसका 1556 से लेकर 1605 तक। ठीक है, अकबर जन्म, जैसा मैंने बताया आपको, जन्म इसके पहले हुमायूं के भागने के दौरान मैंने चर्चा किया था कि यह हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु मीर सैयद अली की पुत्री हमीदा बानो बेगम के साथ हुमायूं ने विवाह किया था। ठीक है, उस विवाह के उपरांत 1541 में हुमायूं का विवाह और 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म हुआ। कब हुआ? 15 अक्टूबर 1542। कहाँ जन्म हुआ? जन्म जो है राणा वीरशाल के महल में, राजस्थान के राणा वीरशाल के महल में इनका जन्म हुआ अकबर का। अकबर के जन्म के बाद हुमायूं का जो भाई था अस्करी, इसने 3 वर्ष तक इसका पालन पोषण किया। ठीक है, हुमायूं चूंकि उस समय अपने साम्राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए पूरे चक्कर लगा रहा था, यहाँ से लेकर काबुल तक। ठीक है, तो यह किसके संरक्षण में रहा? अस्करी के संरक्षण में 3 वर्ष तक रहा। ठीक है, और 1556 में बादशाह बनने के पूर्व यह जो है गजनी प्लस लाहौर का सूबेदार भी रह चुका था, ठीक है, यह कहाँ पे? गजनी आप देखते हैं, गजनी कहाँ का क्षेत्र है? आपका मध्य एशिया का जो पार्ट है गजनवी, ठीक है, वहाँ समरकंद के पास में, वहाँ का और लाहौर का सूबेदार भी रह चुका था। हुमायूं की मृत्यु के समय यह गुरदासपुर नामक, पंजाब में गुरदासपुर नामक स्थान पर था जब हुमायूं की मृत्यु हुई। कहाँ पे? गुरदासपुर। और वहाँ पे सिकंदर सूर के साथ इसका युद्ध चल रहा था। उसी समय उसको पता चलता है कि हुमायूं की मृत्यु हो जाती है,
तो यहाँ पर कालानौर नामक स्थान पर, गुरदासपुर के कालानौर नामक स्थान पर इसका राज्याभिषेक किया गया। राज्याभिषेक किसके संरक्षण में? बैरम खां। बैरम खां। और राज्याभिषेक किसने करवाया था? अबुल कासिम ने। अबुल कासिम ने राज्याभिषेक करवाया। और 14 फरवरी 1556 को यह मुगल साम्राज्य का बादशाह बना। ठीक है, अब जरा सोचिए बैरम खां, पहली बात थोड़ा सा जान ले कि बैरम खां कौन था। बैरम खां फारस का रहने वाला था और यह शिया संप्रदाय से संबंधित था। शिया संप्रदाय, मुसलमानों में दो महत्वपूर्ण संप्रदाय हैं, एक शिया और दूसरा सुन्नी। तो ये सब सुन्नी संप्रदाय से थे, लेकिन यह बैरम खां कहाँ से संबंधित था? फारस का रहने वाला था और शिया संप्रदाय से संबंधित था और यह इसका परम भक्त था। ठीक है, वफादार था। इसी के संरक्षण में 1556 से लेकर 1560 तक, अब जरा सोचिए इसकी यात्रा कैसी चलती है। 1556 में बादशाह बना और 1560 तक, ठीक है, यह इसी के संरक्षण में, किसके? बैरम खां के संरक्षण में यह अपनी सत्ता को आगे बढ़ाया। लेकिन बैरम खां के साथ इसका किन्हीं बात से मतभेद हो जाता है, जिसके कारण अकबर और बैरम खां के बीच में तिलवाड़ा नामक स्थान पर युद्ध होता है। बैरम खां और अकबर के बीच कौन सा स्थान है? तिलवाड़ा। युद्ध बैरम खां और किसके बीच? अकबर के बीच। अकबर के बीच इस युद्ध में बैरम खां पराजित होता है। अकबर उसके सामने दो ऑप्शन रखता है कि या तो आप इस देश को छोड़कर चले जाएं, मक्का की तरफ चले जाएं, और दूसरा या तो हम कोई आपकी जागीर दे दें, आप उसी जागीर पे ठीक परास्त हो। चूँकि यह इतना स्वामी भक्त इसके पहले रहा था और एक संरक्षणकर्ता के रूप में रहा अकबर का, इसलिए अकबर ने इसके सामने ये ऑप्शन रखा। ये मक्का जाना उचित समझा। ठीक है, लेकिन मक्का में जाते समय या गुजरात जब पहुंचता है तो वह उसी समय एक अफगान सरदार, उसका नाम था मुबारक खां, उसके हाथों यह मारा जाता है और बैरम खां की मृत्यु हो जाती है। बैरम खां की मृत्यु के उपरांत अकबर उसकी विधवा सलीमा बेगम के साथ विवाह करता है और उसके पुत्र अब्दुल रहीम को खान खाना की उपाधि से विभूषित करता है। दो तथ्य यहाँ आप दिमाग में रखिएगा। बैरम खां, उसका पुत्र का नाम अब्दुल रहीम, खान खाना की उपाधि देता है, और उसकी पत्नी क्या नाम है? सलीमा बेगम। सलीमा बेगम के साथ यह विवाह कर लेता है। ठीक है, इस तरीके से 1560 तक अकबर बैरम खां के संरक्षण में रहता है और 1560 के बाद 2 वर्ष का शासन, 1560 से लेकर 1562 तक, ये भी महत्वपूर्ण पार्ट इसके जीवन का था। 1560 से लेकर 1562, ठीक है, इस दौरान यह अपनी धाय माँ, क्या नाम है? धाय माँ का माहम अनगा, माहम अनगा, धाय माँ का नाम माहम अनगा। धाय माँ की पुत्री कौन रहती है? पुत्री का नाम जीजी अनगा, जीजी अनगा। और इसका पुत्र जो रहता है वह आधम खां, आधम। इन तीनों का प्रभाव जो है अकबर पर रहता है। ठीक है, और जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका इसकी धाय माँ माहम अनगा की रहती है। इसी कारण 1560 से लेकर 1562 के शासन काल को
अकबर के शासनकाल को पेटीकोट गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं, पर्दा शासन के नाम से जाना जाता है। पीरियड ध्यान में रखिएगा, 1560 से लेकर 1562। गवर्नमेंट क्या कहलाती है? पेटीकोट गवर्नमेंट। ठीक है, पेटीकोट सरकार, ठीक, या पर्दा सरकार। ठीक है, यह इसलिए कहलाती है क्योंकि यहाँ भी एक असहाय मुद्रा में अकबर नजर आता है और इसका प्रभाव किसका सबसे अधिक रहता है? महम अनगा का रहता है। केवल आप इसमें ध्यान रखिएगा, 15, ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। पता चला कि 1556 से लेकर 1562 कह दिया, 1556 से लेकर 1560 कह दिया, 1560 से लेकर 1564 कर दिया। तो आप ध्यान में रखिएगा, सिर्फ 2 वर्ष का शासनकाल, 1560 से 1562। कौन सी गवर्नमेंट? पेटीकोट गवर्नमेंट। किसके कारण? महम अनगा के कारण। अब देखिए, इससे जब छुटकारा पाता है 1562 में, या आदम खां को भी मार डालता है, महम अनगा के प्रभाव से मुक्त हो जाता है, सबकी हत्या करवा देता है। अब इसके बाद इसके साम्राज्य का विस्तार, पहला साम्राज्य विस्तार। साम्राज्य विस्तार के दौरान यह 1561 से शुरू करता है। ठीक है, 1561, 1562, 1564, फिर लगातार आपका 1567, फिर 69, 70, 71, 75, 1581, 1586, 1590, 91, 1595। यह पूरे अपने साम्राज्य का विस्तार करता है। कहाँ से? उत्तर से लेकर दक्षिण तक। शुरुआत कहाँ से करता है? शुरुआत ये करता है मालवा से। 1561 में मालवा, 1561 में इसने चुनार, फिर 1562 में आमेर, 1562 में मेड़ता राजस्थान का। यही आमेर भारमल, जिसकी पुत्री हरखाबाई के साथ इसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। ठीक है, 1562 में आमेर और मेड़ता। 1564 में गढ़ कटंगा, ये जबलपुर के पास में एक राज्य रहता है। ठीक है, उसके बाद 1567 में चित्तौड़गढ़, उदय सिंह शासक रहता है, वहाँ पे चढ़ाई करता है। फिर 1568-69 में ये क्या करता है? 1569 में ये जैसलमेर, सॉरी 1569 में या मारवाड़ के साथ साथ आपका एक और राजपूताना का शासक रहता है, उसको करता है। 1570 में क्या करता है? यह जैसलमेर को, बीकानेर को पराजित करता है। उसके बाद 1571 में यह गुजरात का अभियान करता है। 1572 में यह गुजरात का द्वितीय अभियान करता है। 1575-74 से लेकर 76 में बंगाल की विजय करता है। 1581 में काबुल विजित करता है। 1586 में कश्मीर को विजित करता है। 1590-91 उड़ीसा को विजित करता है। 1591 में सिंध को विजित करता है। ठीक है, 1595 में यह बलूचिस्तान और कांधार को विजिट करता है। और इसी समय यह दक्षिण भारत की तरफ जाता है, जहां खानदेश को 1591 में, 1597 से लेकर 1600 के बीच में अहमदनगर को, और फिर 1601 में असीरगढ़ के किले को यह विजिट करता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसके साम्राज्य का विस्तार होता है। ठीक है, इस विस्तार को अब मैं कल पढ़ाऊंगा। इसके बाद इसने अपनी भारत पे अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए, उसे सुदृढ़ बनाने के लिए क्या करता है? इसने अपनी धार्मिक नीति, इसने अपनी राजपूत नीति, इन दोनों का किस तरीके से पालन किया और कैसे इसने पूरे, क्योंकि वो जानता था कि राजपूत को अपने पक्ष में मिलाए बगैर भारत में अपनी सत्ता को मजबूत नहीं किया जा सकता। और दूसरा, बहुसंख्यक हिंदू जो भारत में निवास करते थे, इनको भी अगर एक विद्रोही प्रवृत्ति पनपने का अवसर दिया जाएगा तो भी मुगल साम्राज्य की, मुगल सत्ता को उखड़ने का अंदेशा बना रहेगा। इसीलिए यह हिंदू धर्म के साथ भी, जैन धर्म के साथ भी और सिख धर्म के साथ भी इसने आत्मीयपूर्ण संबंध स्थापित किए थे। अब हम इसकी चर्चा डिटेल्स कल करेंगे, क्योंकि इसको विस्तार से आपको लिखाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आज आप लोग थोड़ी सी वार्ता हम कर लेते हैं कि बात मेरी समझ में आई या कोई दिक्कत परेशानी।
अभिलाषा जी, अभिलाषा, जी सर। हमने कहा कि क्लियर आपको स्पष्ट सब सुनाई दिया, हाँ सर। बोर्ड पे दिखाई दिया, जी जी। और जितना पढ़ाया गया समझ में आया? हाँ सर। बड़े गले को दबा के आप बात कर रही हैं, हाँ। जी सर। समझ में आ गया ना? जी सर। और सारे जो और लोग बैठे हैं उनसे भी मैं पूछना चाहता हूँ। सुप्रिया जी, आकांक्षा जी, Yes, sir. प्रशस्ति जी, जी, गूगल वाला समझ में आ रहा था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस बीच में 2-4 लेक्चर था, वही थोड़ा सा कंफ्यूजन था, उसी को समझना था बस। और अच्छा ठीक है चलिए सर। कोई बात नहीं, क्योंकि हिस्ट्री को मैं एक बार पुनः रिपीट करवाऊंगा, ठीक है? जो पहले दफा आपको समझ में आए, नहीं, ये समझ में आ रहा है। हाँ, लेकिन जब दूसरा मैं रिवाइज करवाऊंगा ना, तो मुझे लग रहा है कि काफी कुछ हिस्ट्री दिमाग में बैठ जाएगी, है ना? ठीक है, तो चलिए ठीक है, सभी लोगों को मैं अनेक शुभकामनाओं के साथ रात विश्राम के समय आपको शुभ रात्रि, शुभ रात्रि और शुभ रात्रि।